अच्छा, सैलरी टैक्स ऑन टैक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारी दफ़ा एम्प्लॉयर आपको ऑफ़र करता है कि आपकी सैलरी के ऊपर जो टैक्स लग रहा है ना वो भी मैं दूंगा। अब वो बेनिफिट दे रहा है आपको। अब ज़रा सोचें, अब वो तो परक्यूजिट में आ गया, हमने परक्यूजिट देखे थे कि सैलरी के साथ वो किसी भी मद में आपको कोई चीज़ दे रहा है, पर्क्स या बेनिफिट दे रहा है, तो वो हम उसको सैलरी अदर देन सैलरी कोई भी चीज़ दे रहा हो परक्यूजिट। अब वो लिस्ट ऑफ थे, तो उसमें से एक ये भी है। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो इस वजह से इसको अलग से चैप्टर में डाला गया, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अब सोच के देखें कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आ जाएगी कि जब आपका एम्प्लॉयर बोल रहा है कि मैं आपको टैक्स आपका मैं पे करूँगा। अब टैक्स तो आपने कैलकुलेट किया, उसने किया, आपने किया, कैलकुलेशन पूरी कर ली, टैक्स लायबिलिटी एक बन के आ गई, वो टैक्स लायबिलिटी उसने दे दी। अब टैक्स कैलकुलेट करते वक्त तो वो पैसे उसके अंदर इंक्लूड नहीं थे, वो इंक्लूड हो गए। अब जब वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे तो जो टैक्स लायबिलिटी एम्प्लॉयर ने आपकी दी है, असल टैक्स लायबिलिटी तो उससे ज़्यादा बनेगी, क्योंकि वो अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी थी 12 लाख रुपए, 12 लाख पे टैक्स कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि टैक्स देना है आपने 30,000 रुपये, 30,000 रुपये आपके एम्प्लॉयर ने दे दिया। अब सैलरी कितनी हो गई? 12,30,000 रुपये। तो टैक्स तो लगना चाहिए था 12,30,000 रुपये के ऊपर। टैक्स गवर्नमेंट के पास कितना गया? 12 लाख रुपए का, 30,000 रुपये। तो गवर्नमेंट कह रही है 30,000 भी तो तुमने कमाए ना, एम्प्लॉयर ने नहीं देना था टैक्स। गवर्नमेंट के लिए टैक्स की लायबिलिटी लेना आपसे है, जिसकी सैलरी है। अब उसके भी हाफ पे एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ये उस बंदे की इनकम है। तो ये बार बार अगर हम कैलकुलेट करते रहें, अच्छा पहले हमने कैलकुलेट किया 30,000 रुपये टैक्स लायबिलिटी आई, चलो भाई अब इसको 30,000 को डालो, फिर दोबारा से कैलकुलेट करो, फिर 1 लाख टैक्स लायबिलिटी आई, थोड़ा सा मार्जिनल इम्पैक्ट आएगा, टैक्स बढ़ के आएगा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चलती रहेगी, वो 10वीं दफ़ा पे जाके कहीं जाके वो इम्पैक्ट ज़ीरो होगा। तो उसके लिए फार्मूला है, ग्रॉसिंग अप का फार्मूला कहते हैं, आसान सा है। एक मिनट, अच्छा जी एग्जाम्पल देखें, थोड़ा सा पिछला भी रिवाइज हो जाएगा इसके अंदर। बेसिक सैलरी है, देखें आप इसको थोड़ा सारी चीज़ें देख लें। देख लिया? अच्छा अब मेरा एक सवाल है, जिसको आ जाए वो हाथ उठा के जवाब दे, डायरेक्ट दे। हाउस रेंट अलाउंस का क्या किया जाएगा? सही बोल लेंगे? क्यों पूरा क्यों लेंगे? वेरी गुड, क्योंकि ये अलाउंस है। अगर अकोमोडेशन दे रहा होता तो फिर कौन सा रूल अप्लाई होता? 45% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर फेयर मार्केट वैल्यू जो ज़्यादा होता। गुड। मैं आपको पहले 3 चैप्टर ना आपने ऐसे पढ़ने हैं कि जैसे उसको पढ़ने का हक है, पढ़ने का हक होता है किसी चीज़ को, ऐसे समझ के कि ये मेन पार्ट है, वहाँ से आपका बहुत कुछ निकलेगा। उससे वैसे भी रिवाइज हो जाएंगे, आगे के सवाल बेहतर रहेंगे तो वो पीछे। हाँ ये भी है। अच्छा अब यही कार की बात है, कंपनी मेंटेन कार फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज़, इसका क्या रूल था? नहीं कि 5 साल पुरानी है या कितनी नहीं तो वो आप यही अज्यूम करेंगे, उसमें कॉस्ट दी हुई है ना, कॉस्ट ऑफ द कार रुपी 5% लगती है, 5% जो है वो उस पर लगती है कंपनी पे, और 5% बिल्कुल। और अगर यहाँ लिखा होता कि सिर्फ पर्सनल यूज़ होता तो 10%। मेडिकल अलाउंस मेडिकल अलाउंस का क्या रूल था? इसके अंदर पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इसमें रिइंबर्समेंट भी होती है तो फिर मेडिकल अलाउंस पूरा लगेगा। हाँ तो कितना एग्जाम्प्ट होगा? 10% ऑफ ऑफ बेसिक सैलरी।
तक जो है वो एग्जाम्प्ट होगा। और सर ये पूरा एग्जाम ये पूरा ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये बेसिक सैलरी नज़र ही आ रहा है आपको स्ट्रेट। वेरी गुड। तो बस फिर तो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। डायरेक्ट फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टैक्स टू बी बाउंड बाय। अब हम क्या करेंगे, 9,54,000 उसके अंदर ऐड कर देंगे हाउस रेंट अलाउंस, कार का 5% ले लेंगे, वो भी ऐड कर देंगे। मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और उसके ऊपर फिर हम हमारे चार्ट में से जाके जो टोटल अमाउंट होगी स्लैब में से जाके वहाँ से हम अपना टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक तो हमने हवा में सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। अब मसला यहाँ से नीचे उसे लिखा है टैक्स टू बी बॉर्न बाय द कंपनी। जो भी टैक्स निकलेगा वो बॉर्न बाय द कंपनी हो जाएगा। अब हमने इसको सेटल करना है। इस एग्जाम्पल में मेनली हम ये सीखेंगे। यहाँ तक ये 48,825 तो कैलकुलेट करना सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर से टैक्सेबल सैलरी एक्सक्लूड के अंदर आपने लगा दिया, क्या एक्सक्लूडिंग टैक्स वहाँ एक्सक्लूडिंग कर एक्सक्लूडिंग है ना? यहाँ तक आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया। सही है। अब ये जो स्लैब आपने यूज़ किया उसमें रेट क्या था, 12.5%। 12 लाख पे 15,000 था फिक्स, और ऊपर जो अमाउंट थी 12 लाख से एक्सेस जो था उस पर कितना था रेट, 12.5%। सही है। तो 12.5% को जो भी रेट आ रहा होगा स्लैब का, जो भी स्लैब फॉल करेगा उसका जो भी रेट होगा उसको माइनस करेंगे 100% से, तो 1% आ जाएगी। जो टैक्स लायबिलिटी आई होगी उसको डिवाइड कर देंगे उस परसेंटेज के साथ, तो एक नंबर आ जाएगा आपको। ये जो नंबर है ये वो नंबर है जो आपको गवर्नमेंट को भी पे करना है और आपकी सैलरी का भी पार्ट बनेगा। मतलब ये इंडिविजुअली मैं पे करूँगा या मेरी एम्प्लॉयर पे, क्योंकि वो 100% उसने कहा है ना, 100% टैक्स वो पे कर रहा है। मतलब वो अब 48,000 नहीं करेगा, अब वो करेगा 55,800, और यही 55,800 आपकी सैलरी का भी पार्ट बना हुआ होगा। सही है। अब आप इसको अगर क्रॉस चेक करेंगे तो आपका ये अमाउंट आ रही थी, इस अमाउंट में ये 55,800 रुपये ऐड कर दें, करें नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐड करें, और फिर आप जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये 55,800 ही आएगा। ये करके दिखाया है उसने। 1,52,000 ये देखे ना, यहाँ किया हुआ उसने। 14,70,000 रुपये था, 55,800 ऐड किया, 15,26,400 हो गया। यहाँ उसने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, 55,800 ही टैक्स लायबिलिटी आई। गॉट इट? कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन? क्या कर लीजिएगा, ये एक एग्जाम्पल कर लीजिएगा, या चलें एग्जाम्पल 2 कर लें अभी फटाफट, जल्दी से कर लें। कर लें, पेपर पे करें, 5 मिनट है आपके पास।
तो मेडिकल लॉस के लिए 10% ले देते ना मेडिकल लॉस को 10% ऑफ बेसिक बेसिक सैलरी। सैलरी जो हायर होगा वो कंसिडर किया जाएगा, उसको माइनस कर देंगे लोअर में से। नहीं, सिंपल 10% ऑफ बेसिक सैलरी ले। ठीक है, अगर तो ये 1,57,500 उसके अंडर आ रहा है तो पूरा एग्जाम कर तो पूरा एग्जाम हो जाएगा। अगर उससे जो अमाउंट उससे ऊपर जा रही वो हो सारा टैक्स वो टैक्सेबल हो जाएगा। अप टू 10% तक जो है वो एग्जाम्प्ट होगा, उसके ऊपर की अमाउंट जो है वो أشهد أن अरे यार वो स्लैब है किसी के ऊपर पुराना। स्लैब पुराना ही है अभी तक। यार वो आप बुक नहीं लाएंगे? पेटी वाला खाली अरे इस पे लिखा हुआ तो है खालिद पेटी वाला। यही वाली बुक ली थी। हाँ नहीं, मतलब जो 2024 का एडिशन। मैं परसों जाऊंगी ना तो हाँ मुझे बता दीजिएगा, सही। मुझे मैं जो पैसे बता दीजिएगा मैं अपना। ले आऊंगी तो मुझे अपने लिए भी तो ले लेना। नहीं मेरे लिए भी एक लीजिएगा ना, मुझे भी तो चाहिए ना। आप क्यों लेंगे यार, आप ऐसे क्यों पैसे ज़ाया करेंगे? अब मेरे लिए ले आइएगा, मैं तो आप लोगों को पिक्चर्स दे देता हूँ। आपने कौन सा टैक्स का पेपर शेपर देना है? मैं अपने लिए भी ले लूंगी। तो मेरे बालों का बहुत कंफ्यूजन होती है ना, मैं जाते वो 12 पढ़ती हूँ। हाँ तो ये मिल तो जाता है बेटा। मैं आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम बराबर आंखों में थोड़ी तो बुक से पढ़ना ज़्यादा मुझे बहुत सही होता है। नहीं बुक, ये आपका कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि आप इसके लिए बुक खरीद लें। ये बुक सिर्फ इसी टॉपिक के लिए है। मतलब 20 नंबर के लिए आप एक किताब क्यों खरीदेंगे? अरे जो टेक्स्ट का जो टॉपिक है सिर्फ वही कवर होगा। हाँ वो टैक्स की बुक है। चाचू से ले लूँगी, आपको टैक्स मिल रहा है, आपको ला देती हूँ। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। चाचू के पास मौजूद होगी तो मैं चाचू से ले लेती। वो क्या करते हैं? हाँ, चाचू वो सीए फाइनलिस्ट है ना, और फिर सीएफओ की पोस्ट पे भी है, तो वो उनके पास मौजूद होती है बुक्स वगैरह। हाँ तो मुझे कल सर्च इसीलिए करना तो होगा। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा था कि आप क्यों ऐसे ही इतने पैसे खर्च करेंगे। मैं यहाँ से करती हूँ तो डायरेक्ट वहीं जाती हूँ, मैं जाके बोलते जाओ पहले पूछो सर से, मैंने कहा पहले आप बता दें मुझसे पूछिए। हो गया? स्लैब खोलना, स्लैब नहीं है भाई। 25 लाख वाला है, 25 लाख का कम होगा तो। और ये नीचे वाला सब मिल गया 24 लाख, 24 लाख को माइनस का से क्वेश्चन और आगे पूछे। तो अभी तक क्वेश्चन आप लोगों ने उतारा नहीं तो? टैक्सेबल इनकम तो आ गई। सर हम क्वेश्चन बता रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसके अंदर टैक्स टू नहीं मतलब वो नंबर्स तो सारे ले लिए होंगे ना अब तक।
अच्छा, टैक्सेबल इनकम आ गई, जी सर। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली, टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली। अब क्या करेंगे? अब करेंगे कि जो है ना, अब इसका फॉर्मूला क्या होता था? हाँ, जो हमारी टैक्स वो आई है ना, परसेंटेज, परसेंटेज। क्या परसेंटेज थी? जो स्लैब यूज़ किया उसमें क्या परसेंटेज? 80% और मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? बिल्कुल जो नहीं, टैक्स लायबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 80%। 80%। ये 20 का स्लैब लग रहा है ना, 25 लाख है, तो 24 लाख पे 1,65,000 डिवाइडेड बाय 80 करें, 189,800 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, 2,36,875 2,35,750 रुपये आने चाहिए। आपने बेसिक सैलरी कितनी ली? बेसिक सैलरी की 1,62,000। सबकी टैक्सेबल इनकम सेम आ रही है? मेरी टैक्स इनकम आ रही है 2,52,200। मेरे साथ टैली करें। बेसिक सैलरी 16,20,000 रुपये, 16,20,000 सही है। हाउस एंड अलाउंस पूरा ले लिया, पूरा लिया है, बोनस पूरा लिया, पूरा लिया है 1 लाख। कंपनी मेंटेन कार 5% लिया, 1,00,000 मेडिकल अलाउंस 4500। क्यों? तो 4500 यूँ कि हमने बेसिक सैलरी, आपने बोला 10% बेसिक सैलरी का जो होता है वो 10% कितना हुआ बेसिक सैलरी का? 1,62,000 हुआ। और मेडिकल अलाउंस कितना? पूरा एग्जाम्प्ट होगा। पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा ना बेटा, आपने यही किया था, आपने पूरा एग्जाम किया था। ये पूरा एग्जाम होगा। हाँ ना, इसलिए एग्जाम्प्ट होगा, मैं समझा, मैंने उसको इसमें माइनस कर दिया, तो बैलेंस बचा, मैंने कर दिया। सही हो गया। अगर ये ज़्यादा होता तो आपका क्या आया था, आपने पूरा कर लिया टैक्सेबल इनकम तक, तो रेट 1,65,000 यहाँ लगेगा। सर 157500 मैंने जब डिडक्ट किया तो मेरे पास आए तो सही है ना, बस बाकी तो यही गलती थी ना। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो समझ में आ गया आपको? जो रेट यूज़ होगा, जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसको डिवाइड करेंगे उस रेट के साथ। लाइक 20% रेट यूज़ हुआ तो 100 माइनस 20, 80 बच गया, 80% हो गया। जो भी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी वो डिवाइडेड बाय, ये सही है, लेकिन मैंने फिगर ज़्यादा पूछी है। वो डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा। वो नंबर आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी जो आपका एम्प्लॉयर पे करेगा आपके बिहाफ पे। ठीक है, इसको छोड़ दें, आगे आ जाए। सही है, सही है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, कॉन्सेप्ट सही। वो मैंने इसमें हाँ, नहीं इसमें सॉल्व नहीं हुआ, इसमें सिर्फ वो दिया, सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन का सेम ही है, वही पैटर्न पूरा यूज़ हुआ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। आंसर उसने दिया हुआ है आपको। फंस गया वहाँ पे जाए तो आप ही कह रहे हो बेसिक सैलरी का 10%, बेसिक सैलरी का 10% लिया, लेकिन मेडिकल अलाउंस जो लिखा हुआ 157 पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा ना फिर। पूरा ये एग्जाम पूरा करो, एग्जाम होगा। हमने पूरा एग्जाम किया तो हमारे पास आया 25,25,500। तो आप दोनों की मैच नहीं कर रही। जी सर, अगर इसको पूरा एग्जाम कर देंगे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 25,18,000। चलिए छोड़े, मैं बात नहीं देख लूँगा, अगर तो प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको मैसेज कर दूँगा वैसे। अच्छा, ये कुछ और, ये तो एक बेसिक सिचुएशन थी जो मैंने आपको बता दी। फिर एक सिचुएशन हो सकती है कि कुछ पोर्शन आपका जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है और कुछ पोर्शन जो है टैक्स का वो आप पे कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। सर एक सवाल है, वो जो आपने 80 को डिवाइड कराया था, वो 80% को कराया था या सिर्फ 80 को कराया था? 80 को, सिर्फ 80 कराया? 80 को इससे ही डिवाइड करेंगे तो वो परसेंटेज ही होगा ना, अच्छा, अगर और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। 100 से कर देंगे तो नॉर्मल, तो आप 100 से तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, पहली सिचुएशन की कुछ अदर सिचुएशन में इसमें कैलकुलेशन चेंज हो रही होगी, ये भी हमने पढ़ी बेसिक बिल्कुल। फिर उसके बाद सिचुएशन है कि कुछ पोर्शन, पहली सिचुएशन में क्या था कि 100% जो है वो टैक्स जो है वो एम्प्लॉय आपका दे रहा था। अब है कि कुछ पोर्शन एम्प्लॉय दे रहा है और कुछ पोर्शन आप दे रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। बी पॉइंट के अंदर वो कहता है
एम्प्लॉयर जो है वो एग्रीड है एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करने का। वो कह रहा है कि भाई आपकी 30,000 लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी है, या 50,000 है, मैं आपको 20,000 रुपये टैक्स की मद में दूंगा। तो फिर कोई ग्रॉसिंग अप कुछ नहीं होगा, सिंपल आप वो 20,000 रुपये ऐड करेंगे, जो भी टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसमें से 20,000 वो पे कर देगा, बाकी आप पे कर देंगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होगी। सी के अंदर क्या है, सी में कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड अमाउंट जो है वो आप पे कर रहे हैं और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। इसके अंदर भी मेरा ख्याल से ये होगा कि 80% जैसे इसमें कहा है लास्ट क्वेश्चन में 80% उसने निकाल के हमने टैक्स लायबिलिटी निकाली, फिर उसके अंदर जो आपका स्पेसिफिक अमाउंट है ना उसका माइनस कर दो तो आ जाएगा। जो इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा होगा वो यही, हमेशा यही लग रहा होगा कि ग्रॉसिंग अप इसी तरह होगी। हम इसकी एग्जाम्पल्स हैं वहाँ से देखें तो क्लियर हो जाएगा। अब एम्प्लॉयर जो है वो एग्री है एक सर्टेन परसेंटेज पे करने का, तो परसेंटेज जब वो कह रहा है तो अमाउंट वेरी करेगा, फिर कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। अब ये जो ई है ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक हमने देखा कि वो वाले केस जो सबसे पहला जो अभी हमने जिसका क्वेश्चन भी किया उसमें हमने ये कंसिडर किया कि टैक्स स्लैब चेंज नहीं हो रहा। अगर कभी ऐसा होगा कि आप बिल्कुल कॉर्नर पे हैं टैक्स स्लैब चेंज होने के, तो फिर जैसे ही एम्प्लॉय कहेगा कि मैं टैक्स पे करूँगा तो स्लैब हो जाएगा चेंज, कैलकुलेशन भी हो जाएगी चेंज। इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं, हम सिर्फ बेसिक साइज को देख लेते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, एग्जाम्पल 5.4 में हम देखते हैं स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ सैलरी जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अच्छा, ये बेसिक सैलरी है, सैलरी का पार्ट है, कोई मसला नहीं है। बोनस है, सैलरी का पार्ट है। यूटिलिटी अलाउंस डायरेक्ट सैलरी का पार्ट है। रीलोकेशन अलाउंस से ही आपने पकड़ लिया कि ये पूरा सैलरी में जाएगा। सर सिर्फ अलाउंस के अंदर, सिर्फ मेडिकल अलाउंस के अंदर आपके पास एक्सेप्शन है, बाकी हाँ, बाकी उस पर नहीं है। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एम्प्लॉयर दे रहा है तो यहाँ पे 45% वाला रूल लग जाएगा। मोटर व्हीकल दे रहा है वो प्राइवेट और पर्सनल यूज़ के लिए 5% वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। चिल्ड्रंस की एजुकेशन फ़ीस दे रहा है वो, तो ये तो मसला हो जाएगा सर, इसमें तो देखना पड़ेगा कि उसकी बेसिक सैलरी क्या है। क्या इसमें एजुकेशन के अंदर पूरा तो उसमें एग्जाम नहीं होगा, तो उसमें देखना पड़ता है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है ईयरली, और आप हाँ एजुकेशन का क्या रूल था? एजुकेशन के भी एग्जाम होता है पैसे, लेकिन नहीं, वो क्रेडिट में था। वो एजुकेशन जब आप सैलरी आप फीस पे कर रहे हैं तो उसमें आप टैक्स क्रेडिट जो ले सकते हैं या डिडक्शन ले सकते हैं, तो उसका रूल था वो। इसमें क्या होगा? इसमें तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, सैलरी के अंदर तो ऐड हो जाएगा। वो क्रेडिट वाले के अंदर हमने पढ़ा था। हाउस सर्वेंट सैलरीज ये भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, आगे भी इसने कुछ बातें बोली हुई हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ मिस्टर बी ऑन द अबव बेनिफिट बोर्न बाय द एम्प्लॉयर टैक्स ऑन द अदर रेम्युनरेशन बोर्न बाय हिमसेल्फ। अच्छा, अब वो कह रहा है कि कुछ पोर्शन के ऊपर क्योंकि उसने पे करना है, तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स एंड पर्सन फ्रॉम 1 to इन चारों का जो है टैक्स की जो है वो एम्प्लॉयर देगा, और इसके अलावा के जो भी इन चारों की वजह से जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो एम्प्लॉयर देगा, बाकी जो है वो एम्प्लॉय खुद देगा। सर दोनों की टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। क्या? दोनों हाँ, की टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अभी देखते हैं ना इसकी कैलकुलेशन। इसके बाद उसने बताया कि भाई एम्प्लॉयर ने जो है वो कितने पैसे दिए, 23,66,538 रुपये टैक्स काटा है, एडवांस टैक्स जो काटते हैं सैलरी के अंदर से, और इनकम टैक्स
नहीं, 23,66,000 जो है वो एम्प्लॉयर ने पे किया है आपके बिहाफ पे, और 39 लाख जो है वो उसने डिडक्ट किया है। आपका पैसे डिडक्ट करके, आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके 29 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा कराया है और 23 लाख रुपए अपने पास है उसने जमा करा दिया। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए, ये आप एजुकेशन फीस बोल लेते, स्टेट ऐड हो गई, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा, 1,97,00,000 1,92,00,000 रुपए कैलकुलेट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 23,66,000 का की कैलकुलेशन को हम, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये हमने सीखनी है, बाकी यहाँ तक तो सीखने वाला कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये वाला नोट देखें, नोट फॉर टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर। उसने वो जो 4 चीज़ें बताई थी उसको कंप्लीट किया, पूरा उसको एडअप किया, उस पे जो रेट लगा हुआ है, यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने एक टैक्स लायबिलिटी निकाली तो यहाँ पे रेट क्या लग रहा है स्लैब का 35%। वही रेट यहाँ पे आपने ग्रॉसिंग अप कर लिया तो ये आ गया आपके पास 23,66,000। इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर 35 इसलिए लगाया है क्योंकि ऊपर जो था वो भी 35 था। जी, अबे यार कहाँ चला गया? ये 1,92,00,000 रुपये तो टैक्सेबल इनकम आ गई। ये उसने वर्किंग नोट में बताया हुआ था नीचे कि 23,66,000 रुपये आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिए हैं आपके बिहाफ से, वो ऐड कर दिए। टोटल 2,16,00,000 रुपये बन गए। 2,16,00,000 रुपये के ऊपर आपने स्लैब से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली नॉर्मली, कोई इसमें साइंस नहीं चल रही अभी तक, जो हम पहले से करते आए हैं वही सब कुछ चल रहा है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो गई, ये चीज़ आ गई। यहाँ पे इतना आपका टैक्स कट चुका है, ये भी वर्किंग नोट में मेंशन था, और ये एम्प्लॉयर ने जमा करा दिया। इन दोनों को सम करो तो कोई अमाउंट बन रही है, कुछ और देने की अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक बात हो गई खत्म। अब उसकी वर्किंग है कि जो आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है उसकी वर्किंग किस तरह बन रही है वो उसने बताई है। ये 4 चीज़ों पे उसने टैक्स पे करना था, सही है। इन चारों पे को आपने ऐड कर लिया। वहाँ पे रेट क्या लग रहा था 35%, जो स्लैब में रेट आ रहा था 35%, वही सेम रूल 100 माइनस 35। इस अमाउंट के ऊपर कितना टैक्स बनता, ये टैक्स बनता, डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 100, 23,66,538 रुपये। अगर 23,66,538 रुपये वर्किंग नोट में गिवन नहीं होता तो आप किस तरह निकालते वो इसने बता दिया। क्लियर? यहां पे अगर ये अमाउंट ही गिवन ना होता, ये वर्किंग नोट में इसने दे दिया था, ये इसने तो बता दिया था यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन में ना बताया हुआ होता तो हम कैसे निकालते? ये चारों को ऐड करते, जिन जिन आइटम्स के ऊपर आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स पे करना था उन चारों को ऐड करते, जो हमारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त रेट लग रहा था उसको 100 से माइनस करते, इन चारों आइटम्स के ऊपर जो टैक्स बनता उसको डिवाइड करते, मल्टीप्लाई बाय 100 करते, तो वो 23,66,000 की ही अमाउंट आती है। पहले तो इन 4 आइटम्स को प्लस करके वो टैक्सेबल इनकम बन जाती है हमारी वर्किंग। हाँ, कैलकुलेशन पर्पस के लिए। हम 35% से ही पहले टैक्स निकाला अलग से इसका, नहीं ये डायरेक्ट इसका 61%। नहीं, इन चारों को प्लस करके, इन चारों आइटम्स को प्लस करके हम अपने स्लैब के अंदर जाते, वहाँ जो स्लैब भी लग रहा होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम एक टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। उस टैक्स लायबिलिटी को डिवाइडेड बाय 65 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये अमाउंट ही आएगी। जब तक
स्लैब चेंज नहीं होगा। अगर तो स्लैब चेंज हो रहा होगा, मतलब स्लैब के नीचे में जा हाँ, अगर ये बेनिफिट ऐड करने के बाद स्लैब चेंज हो रहा होगा तो ये ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला इस तरह से काम नहीं करेगा। गॉट इट?